आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया स्थान, काल, चरित्रों सब कुछ काल्पनिक है। अध्याय 111। आदित्य वर्मा को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद सहायक उनके घर आएगा, और यहाँ तक कि उसने हवाई जहाज का टिकट भी खरीद लिया। ये सहायक एक महिला है और उसका मेरे साथ रहना सुविधाजनक नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि मना करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सहायक कैसी दिखती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओह, इसे भूल गया। आदित्य वर्मा ने फिर आह भरी और फ़ोन रख दिया। सब कुछ तो इस असिस्टेंट से मिलने के बाद ही बताया जा सकेगा। धीरे धीरे आदित्य वर्मा के मन में भी इस महिला सहायक के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या हुआ, आदित्य वर्मा? इस समय उनके बगल में बैठी नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा से दोबारा पूछा। कुछ नहीं, बस कंपनी द्वारा एक सहायक की व्यवस्था की गई थी, जिसने कहा था कि वह भारत आकर मेरे साथ काम करे। आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा और फिर मुस्कुरा दिए। हालांकि जियोजो के महाप्रबंधक आप ही होंगे या किंग? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर दंग रह गईं। तुरंत ही नेहा कपूर दोबारा पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गईं। आदित्य वर्मा, आप बिरला ग्रुप कोलकाता में कौन हैं? क्यों? आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की ओर देखा और सहज ही समझ गए कि नेहा कपूर का क्या मतलब था। नेहा कपूर की बात सुनकर आदित्य वर्मा फिर से हंस पड़े। दरअसल मैं बिरला ग्रुप कोलकाता का शेयरधारक हूं और मानद अध्यक्ष भी हूं। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की योजना को छिपाए बिना हल्के से कहा। क्या? लेकिन जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज़ निकली, नेहा कपूर की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और उनका दिल कांप उठा। उसने जितना संभव हो सका सोचा था कि आदित्य वर्मा का कोई व्यक्ति बिरला समूह कोलकाता के वरिष्ठ प्रबंधन में होगा, या आदित्य वर्मा बिरला समूह कोलकाता का सदस्य होगा, लेकिन उसने अभी भी आदित्य वर्मा को कम करके आंका था। आदित्य वर्मा बिरला ग्रुप कोलकाता के शेयरधारक और मानद अध्यक्ष बने। ये यह ग्रुप के अध्यक्ष से भी अधिक अद्भुत है। आदित्य वर्मा ने लैम्बोर्गिनी वैनम को लोगों की नज़रों के सामने से भगाया, लेकिन इन लोगों के दिलों में जो सदमा था वह ज़्यादा देर तक शांत नहीं हो सका। इसके बाद आदित्य वर्मा हमेशा की तरह कक्षा में गए और शाम को नेहा कपूर को लेने गए। अगले दिन रात को आदित्य वर्मा का मोबाइल फ़ोन बज उठा। आदित्य वर्मा ने फ़ोन उठाया तो देखा कि वह एक अजीब नंबर था, लेकिन आदित्य वर्मा ने फिर भी इसे सीधे उठा लिया। नमस्ते मिस्टर आदित्य, मैं प्रिया नायर हूँ। फ़ोन के दूसरी ओर से एक अच्छी और परिचित आवाज़ आई। उनकी निजी सहायक प्रिया नायर। जब आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर की आवाज़ सुनी तो वह फिर चौंक गए। ओह, ये प्रिया नायर है। श्रीमान आदित्य, मैं शंघाई पहुंच गया हूं और हवाई अड्डे पर हूं। मैं 1 घंटे से ज़्यादा समय में मुंबई पहुंच जाऊंगा, प्रिया नायर ने फ़ोन पर खुशी से कहा, और उनकी आवाज़ उम्मीदों से भरी हुई लग रही थी। प्रिया नायर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने चुपके से कहा, जैसी कि उम्मीद थी। महिला सहायक आ गई है। वह शंघाई पहुंच गई है और शंघाई में ट्रांजिट में है। ठीक है, मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर ले आऊँगा, आदित्य वर्मा ने कमज़ोरी से कहा। महिला सहायक हज़ारों मील दूर से आई थी, इसलिए उसे एक अच्छा मेज़बान बनने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। हाँ, मिस्टर आदित्य, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं जाना नहीं है। होटल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर प्रिया नायर फिर से उत्साहित हो गईं। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। क्या यह मुझ पर निर्भर है? दोनों ने कुछ और बातें की और फिर फ़ोन रख दिया। 1 घंटे से अधिक, कोई जल्दी नहीं। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड से मुंबई हवाई अड्डे तक पहुंचने में केवल 40 मिनट लगते हैं। आदित्य वर्मा ने बस कमरे को पैक किया और लगभग 1 घंटा बिताया, फिर लैम्बोर्गिनी वेनेनो को मुंबई हवाई अड्डे तक ले गए। ऐसा लगता है कि यह सहायक आज रात केवल अपने ही विला में रह सकता है। 1 घंटे बाद मैजिक सिटी से एक यात्री विमान मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा। एक गोरी विदेशी महिला धूप का चश्मा पहने सामान घसीटते हुए विमान से उतरी। मैंने देखा कि यह महिला बेहद लंबी थी, शायद लगभग 1.7 मीटर लंबी, एक पेशेवर सूट और एक छोटी स्कर्ट पहने हुए, सीधे और पतले लंबे पैरों की एक जोड़ी का खुलासा करते हुए, एक बेहद उत्कृष्ट उपस्थिति के साथ, विशेष रूप से स्वभाव जो आम लोगों के लिए तुलनीय नहीं है। एक देवी। विशेष रूप से इस महिला के पास एक गर्वित बस्ट भी है जो संभवतः डी है।
कुछ पुरुषों की नज़रें इस विदेशी महिला पर पड़ीं और कुछ की आंखें वासना से भर गईं। वाह, कितनी खूबसूरत विदेशी महिला है। यह आंकड़ा बहुत ही अद्भुत है। अगर मुझे मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। विशेष रूप से वह मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहना होगा कि खूबसूरत महिलाएं हमेशा पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। प्रिया नायर के शानदार फिगर का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो वास्तव में एक सेक्सी सुंदरता है और कोई भी पुरुष इसे प्राप्त नहीं करना चाहता है। प्रिया नायर लंबे समय से इन मर्दों की नज़रों की आदी रही हैं। उन्हें अपने फिगर और रूप रंग पर पूरा भरोसा है और आज उन्होंने एक शख्स के लिए खास तौर पर कपड़े पहने हैं। वह ज़्यादा उम्र की नहीं है, केवल 26 साल की हैं, लेकिन वह बिरला ग्रुप कोलकाता के चेयरमैन की सहायक बन सकती हैं और उनके पास बहुत ही उत्कृष्ट स्थान भी हैं। सबसे पहले उसका रूप और आकृति। दूसरा, उन्होंने सांदा भी सीखा है और विशेष प्रशिक्षण की एक श्रृंखला से गुजरी हैं। तीसरा, उसकी पहचान भी बहुत असामान्य है। चौथी, दरअसल वह किसी उद्देश्य से यहाँ आई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे यहाँ हैं। प्रिया नायर ने अपनी खूबसूरत आंखों में उम्मीद की झलक के साथ धीरे से कहा। जब वह मुख्यालय में थी तो उसने कोलकाता स्थित बिरला समूह के नए नंबर 1 शेयरधारक के बारे में जानकारी पढ़ी थी। उसे पता था कि यह शेयरधारक सिर्फ 20 साल का एक युवा है और वह हैरान रह गई। कुछ समय बाद प्रिया नायर एक बैग खींचकर मुंबई हवाई अड्डे से बाहर निकली और सड़क के किनारे खड़ी होकर इंतजार करने लगीं। लेकिन इस समय एक फरारी गाड़ी आकर प्रिया नायर के ठीक बगल में रुकी। हाय लड़की, फरारी में धूप का चश्मा पहने एक युवक ने प्रिया नायर का स्वागत किया। क्या आप यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? अरूप देसाई ने अभी अभी किसी और जगह से एक लड़की को विमान में बिठाया था। जब वह यहाँ से गुजरा तो उसे सचमुच एक बेहतरीन विदेशी देवी दिखाई दी। वह गाड़ी चलाकर उसके पास पहुंचा और मंदारिन में उससे बातें करने लगा। उसने प्रिया नायर की छाती को घूरा और उसे लगा जैसे उसकी नाक से खून बह रहा हो। वह गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने एक बूढ़े भारतीय डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया और फिर उन्होंने अपनी मर्दांगी वापस पा ली। प्रिया नायर ने फरारी वाले लड़के की तरफ देखा और हल्की सी भौहें सिकुड़ीं। मिस्टर आदित्य, तो ये आदमी नहीं होने चाहिए, है ना? टीम के लिए एक कार खरीदो और तुम्हें घुमाने ले चलो। अरूप देसाई को डर था कि उनके सामने बैठी देवी भारतीय भाषा नहीं समझ पाएंगी, इसलिए उन्होंने कुछ शब्द भारतीय भाषा में कहने का कष्ट उठाया। प्रिया नायर ने गहरी आवाज में पूछा, श्री आदित्य, मैं समझ गया। क्या आप भारतीय भाषा बोल सकते हैं? अरूप देसाई फिर से दंग रह गए और आश्चर्य से बोले, ओह बिल्कुल, मैं समझ गया। हाँ, चलो गाड़ी में बैठो, भाई तुम्हें मज़ेदार जगह ले जाएगा। भाई तुम्हारा सामान उठाने में मदद करेगा। अरूप देसाई कार से उतरा और प्रिया नायर का सामान पकड़ने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि उसने अनजाने में, बल्कि जानबूझकर प्रिया नायर का हाथ पकड़ लिया था। स्नैप अगले ही क्षण अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। अरूप देसाई के चेहरे पर सीधे एक थप्पड़ मारा गया। प्रिया नायर ने अरूप देसाई के चेहरे पर सीधा थप्पड़ मारा। ये आदमी जाहिर तौर पर निर्देशक आदित्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ छूने की हिम्मत की। भारतीय भाषा में कहें तो वो अपना टोफू खुद खा रहा है। इसका कोई कारण नहीं है। यद्यपि वह विदेशी है, लेकिन वह बहुत खुले विचारों वाली है, जो प्रभावशाली भी है। इस समय उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरे पक्ष को थप्पड़ मार दिया। वह बिरला समूह कोलकाता की एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी हैं और अध्यक्ष की सहायक हैं। बिरला समूह कोलकाता की भारत में भी शाखाएं हैं और कई सहायक कंपनियां भी हैं। प्रिया नायर आसानी से दूसरे पक्ष से संपर्क कर सकती हैं। अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो कोई न कोई उन्हें सुलझाने में मदद करेगा। इसलिए प्रिया नायर किसी से नहीं डरती। वह बस दूसरी पीढ़ी की एक अमीर लड़की है। वह तभी लड़ सकती है जब वह लड़ेगी, और तो और वह लड़ भी सकती है। विशेष प्रशिक्षण के बाद वह अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को भी तोड़कर योद्धा बन सकती है। इस समय अरूप देसाई असमंजस में पड़ गए। क्या उसे सचमुच थप्पड़ पड़ा? बहुत दर्द हुआ। अरूप देसाई का आधा चेहरा जल रहा था। अरूप देसाई ने प्रिया नायर को थोड़ा गुस्से से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम मौत चाहते हो? अरूप देसाई ने प्रिया नायर से सख्ती से कहा। ये शब्द निकलते ही अरूप देसाई ने प्रिया नायर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। हाँ, वह वापस लड़ना चाहता है और वापस लड़ना चाहता है। देहातहलान की अचानक एक तीखी आवाज़ फिर से सुनाई दी।
अरूप देसाई की आंखें अविश्वास से भर गईं। हाँ, उसे फिर से पीटा गया। प्रिया नायर ने अरूप देसाई का हाथ रोक लिया और फिर लगभग तुरंत ही दूसरा हाथ सीधे अरूप देसाई के चेहरे पर लगा। ये दृश्य आसपास खड़े तरबूज खाने वाले लोगों की आंखों में भी उतर गया, जिससे वे हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। देखो, इस आदमी ने एक देवी के साथ छेड़खानी की और उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ गया। मुझे सचमुच थप्पड़ मारा गया। मुझे 2 बार थप्पड़ मारा गया। लेकिन यह विदेशी लड़की बहुत आकर्षक है। मैं तो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन इस लड़के ने पहले ही उससे बात कर ली। लगता है मैंने समझदारी से काम लिया और सावधानी से काम लिया। अरूप देसाई स्तब्ध रह गए और भी अधिक क्रोधित हो गए। यह विदेशी लड़की वास्तव में बहुत ताकतवर थी और उसने उसे इतनी जोर से मारा कि उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। धिक्कार है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम एक विदेशी महिला हो और यह मुंबई है। क्या तुम मौत की तलाश में हो? अरूप देसाई ने गुस्से में प्रिया नायर से कहा। ओह, आप कौन हैं? जब प्रिया नायर ने अरूप देसाई की बातें सुनी तो उन्होंने हल्के से कहा, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आदमी कौन है। मैं रोंगचूंग ग्रुप का अरूप देसाई हूँ और मेरे पिता रोंगचूंग ग्रुप के रवि देसाई हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मानो या न मानो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगो और मुझे पापा कहो। अरूप देसाई ने गर्व से कहा। अपनी पहचान बताते हुए उन्होंने अपने पिता रवि देसाई का नाम भी बताया। जब अरूप देसाई ने ये शब्द कहे तो उनके आसपास मौजूद लोगों के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। क्या वह रोंगचूंग का अरूप देसाई है? उसके पिता रवि देसाई हैं, जो रोंगचूंग के बॉस हैं। मुझे जाने दो, वह रोंगचूंग का युवा स्वामी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी फरारी चलाता है और वास्तव में दूसरी पीढ़ी का एक बहुत अमीर व्यक्ति है। दिलचस्प बात है, यह विदेशी लड़की मुसीबत में पड़ने वाली है। मैंने रोंगचुआंग के युवा मालिक को नाराज कर दिया है। क्या वह ठीक रहेगी? अरूप देसाई की बातें सुनकर प्रिया नायर दंग रह गईं। हालांकि रोंगचूंग एक भारतीय कंपनी है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसका निवेश है। यह एक बहुत मजबूत कंपनी है। स्वाभाविक रूप से प्रिया नायर ने रोंगचूंग का नाम सुना होगा। प्रिया नायर को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा लड़का वास्तव में रोंगचूंग का बेटा है। लेकिन फिर भी तो क्या? यद्यपि रोंगचूंग बहुत मजबूत है, फिर भी ये बहुराष्ट्रीय दिग्गज बिरला समूह कोलकाता से बहुत पीछे है। क्या तुम डर गए हो? अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और आज रात एक और रात मेरे साथ रुक जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। अरूप देसाई ने फिर से व्यंग्य करते हुए प्रिया नायर से कहा। माफ़ी मांगो? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे माफ़ी मांगता है। प्रिया नायर ने अरूप देसाई को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। अगले ही पल प्रिया नायर ने सीधे अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर कोलकाता के हुआगुओ क्षेत्र स्थित बिरला ग्रुप के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढा और कॉल किया। नमस्ते। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। निखिल कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी? प्रिया नायर ने सीधे पूछा। आप कौन हैं? जिंगहुआ के एक आंगन वाले घर में साधारण कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसे फ़ोन आया और उसने गहरी आवाज़ में पूछा। और वह निखिल कुलकर्णी हैं, जो बिरला समूह कोलकाता के ग्रेटर इंडिया क्षेत्र के प्रभारी हैं। निदेशक कार्यालय, अध्यक्ष की सहायक प्रिया नायर। श्री कुलकर्णी, हम पिछले साल के अंत में मिले थे। प्रिया नायर ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया नायर की बातें सुनकर निखिल कुलकर्णी अचानक चौंक गए। ग्रुप मुख्यालय के अध्यक्ष के सहायक ने वास्तव में उसे बुलाया। निखिल कुलकर्णी को इसे गंभीरता से लेना पड़ा। ये प्रिया नायर डोंगजू निकली। क्या प्रिया नायर डोंगजू को झाओ की किसी चीज़ में मदद चाहिए? कहावत है, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 खजानों के महल में चले जाओ। ये प्रिया नायर ग्रुप मुख्यालय से है और चेयरमैन की सहायक भी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद वह उसे बुलाना ही न चाहे, इस डर से कि कहीं उसे कुछ काम तो नहीं करना है। हाँ, मुझे सचमुच आपकी मदद की ज़रूरत है मिस्टर कुलकर्णी। किसी काम के लिए? मिस्टर कुलकर्णी, आपको रोंगचूंग के बॉस के बारे में पता होना चाहिए, है ना? प्रिया नायर ने शांति से कहा, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत सम्मानजनक थी। जब निखिल कुलकर्णी ने प्रिया नायर की बातें सुनी तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह सच है और तुरंत कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। प्रिया नायर, सहायक डोंग, अगर आपको झाओ से कोई मदद चाहिए
तो पूछ लीजिए। यह इस तरह है, श्री कुलकर्णी, मैं अभी मुंबई हवाई अड्डे से बाहर आया हूँ, और एक व्यक्ति जिसने अरूप देसाई होने का दावा किया, जो रोंगचूंग से लग रहा था, मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाहर आया और मेरा फायदा उठाया और मैंने उसे पीटा। प्रिया नायर ने धीरे धीरे और संक्षेप में मामले को समझाया। प्रिया नायर की बातें सुनकर निखिल कुलकर्णी फिर चौंक गए। प्रिया नायर ग्रुप हेडक्वार्टर में नहीं थीं, बल्कि असल में मुंबई गई थीं। सहायक निदेशक प्रिया नायर, क्या आप मुंबई गई थीं? निखिल कुलकर्णी ने आश्चर्य से पूछा। खैर, मानद अध्यक्ष मुंबई से हैं, इसलिए मुझे अध्यक्ष के साथ काम करने के लिए मुंबई भेजा गया, जो अधिक सुविधाजनक है। प्रिया नायर को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने तुरंत कहा कि वह ये खबर निखिल कुलकर्णी को बताएंगी, ताकि भविष्य में संवाद करना सुविधाजनक हो। प्रिया नायर की बातें सुनकर निखिल कुलकर्णी फिर चौंक गए। क्या चेयरमैन वास्तव में मुंबई से हैं? निखिल कुलकर्णी को स्वाभाविक रूप से समूह के नंबर 1 प्रमुख शेयरधारक यानी प्रिया नायर द्वारा उल्लिखित मानद अध्यक्ष के परिवर्तन के बारे में पता था, लेकिन निखिल कुलकर्णी को यह नहीं पता था कि नंबर 1 प्रमुख शेयरधारक वास्तव में एक भारतीय था। अवसर, ये बिरला समूह के सबसे बड़े शेयरधारक कोलकाता के साथ संबंध बनाने का एक अवसर है। मुंबई जिंगहुआ से हवाई जहाज द्वारा केवल 2 घंटे की दूरी पर है। क्या ये बच्चा जीना नहीं चाहता? यहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करता है। मैं अभी रवि देसाई को फ़ोन करके कहूँगा कि अपने बेटे को सबक सिखाए, निखिल कुलकर्णी ने फिर कहा। जल्द ही निखिल कुलकर्णी ने फ़ोन रख दिया और फिर एक और कॉल किया। ये रोंगचूंग के सीईओ रवि देसाई थे। अरे मिस्टर कुलकर्णी, आप इतने व्यस्त आदमी हैं कि मुझे फ़ोन करना कैसे याद रख सकते हैं? रवि देसाई ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, श्री जियांग, अपने बेटे को अनुशासित करें। निखिल कुलकर्णी सीधे मुद्दे पर आए और कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ रोंगचूंग के सीईओ रवि देसाई ने निखिल कुलकर्णी की बातें सुनकर भौहें चढ़ाईं और फिर निखिल कुलकर्णी से पूछा, श्री कुलकर्णी, क्या मेरे नासमझ बेटे ने आपको नाराज़ किया? मैं इस लड़के से आपकी गलती सुधार लूँगा। हालांकि निखिल कुलकर्णी ने शांतिपूर्वक और संक्षेप में बताया कि अरूप देसाई ने क्या किया। अगर वह मुझे नाराज़ करता है तो कोई बात नहीं, मैं अपने भतीजे से बहस नहीं करूँगा। हालांकि वह जिसे नाराज़ करता है वह मैं नहीं, बल्कि कोलकाता स्थित बिरला समूह के मुख्यालय का कोई व्यक्ति है, जो इसका सबसे बड़ा शेयरधारक और मानद अध्यक्ष है। निजी सहायक, आपको समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। आपके बेटे ने वास्तव में उसके साथ छेड़खानी की और उसे रोका भी और धमकाया भी। निखिल कुलकर्णी की बातें सुनकर रवि देसाई हैरान रह गए। मैं शर्त लगाता हूं कि उनका बेटा निखिल कुलकर्णी से भी अधिक शानदार व्यक्ति है। इसका क्या मतलब है? अगर इसका कोई बुरा मतलब हुआ तो रोंगचूंग बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं जाऊंगा, इस कमीने को, मुझे इसे पीट पीट कर मार डालना है। रवि देसाई तुरंत क्रोधित हो गए और कठोर स्वर में बोले, चलो बस इसी बारे में बात करते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर जियांग, आपके बेटे को कृपया अच्छी तरह अनुशासित करें ताकि भविष्य में उसे कोई परेशानी न हो, निखिल कुलकर्णी ने फिर कहा और फ़ोन रख दिया। जल्द ही मुंबई हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर इस समय अचानक अरूप देसाई का मोबाइल बज उठा, जो प्रिया नायर को रोक रहे थे। हे पिता, जब अरूप देसाई ने देखा कि कॉल उनके पिता रवि देसाई का है, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और वे कमजोर स्वर में चिल्लाए, आखिर तुम हो कहाँ? फ़ोन पर रवि देसाई गुस्से से चिल्लाया, मुंबई एयरपोर्ट कहाँ है? पापा, क्या बात है? रवि देसाई की बातें सुनकर अरूप देसाई के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उसके पिता का स्वर थोड़ा रूखा लग रहा था। तुम कमीने, मुझे डर है कि देर सवेर तुम किसी औरत के पेट पर मर जाओगे, रवि देसाई ने फिर तीखे स्वर में कहा। पिता की बात सुनकर अरूप देसाई फिर डर गया। क्या आज उसके पिता ने बारूद ले लिया है? पिताजी, ऐसा लगता है कि मैंने कोई परेशानी नहीं पैदा की है ना? अरूप देसाई ने कमजोरी से कहा, तुमने कोई परेशानी नहीं पैदा की। क्या तुम्हें पता था कि तुम एक बड़े शख्स के साथ मुसीबत में पड़ गए हो? मैं सचमुच तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। ये सुनकर रवि देसाई क्रोधित हो गए और तुरंत दोबारा पूछा, क्या तुमने अभी किसी विदेशी महिला के साथ फ्लर्ट किया? पिताजी, आपको कैसे पता? अरूप देसाई एकदम से हैरान हो गया। उसके पिता को कैसे पता चला कि वो किसी विदेशी महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा है? उसने तुरंत रवि देसाई से कहा, पापा, आपको पता नहीं, यह विदेशी लड़की कितनी आकर्षक है।
यह उन हसीनाओं से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिन्हें मैंने पहले देखा है। मैं सोच रहा हूं कि इसे बहकाकर आपके पास वापस लाऊं। उसने अभी अभी मुझे 2 थप्पड़ मारे थे और मैं बस उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। अरूप देसाई की बातें सुनकर रवि देसाई तुरंत फिर से क्रोधित हो गए। अच्छा हुआ, क्या तुम मौत चाहते हो? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। माफी मांगो, जल्दी से उससे माफी मांगो। अगर तुम उससे माफी नहीं पा सकते तो इस परिवार में वापस मत आना। सुन होंगलेई ने फिर से तीखी आवाज में कहा। हम माफी मांगो। जब अरूप देसाई ने अपने पिता की बातें सुनी तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्या उनके पिता ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था? पिताजी, क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? उसने मुझे मारा, ठीक है। अरूप देसाई ने बहुत गुस्से से कहा। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वह बिरला समूह कोलकाता मुख्यालय के अध्यक्ष की सहायक और सबसे बड़े शेयरधारक की सहायक हैं। रवि देसाई क्रोधित हो गए और फिर से गुस्से में चिल्लाने लगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये कहा, अरूप देसाई मन ही मन भयभीत और स्तब्ध थे। अरूप देसाई बेवकूफ नहीं हैं, उन्हें कोलकाता के बिरला समूह के बारे में तो पता ही है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे रोंगचूंग ठेस नहीं पहुंचा सकता। बिरला समूह कोलकाता मुख्यालय के अध्यक्ष के सहायक। फुफकार। अरूप देसाई ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने सामने खड़ी सेक्सी विदेशी महिला की ओर देखा जो आधी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रही थी। अभी अभी अरूप देसाई ने अपनी आंखों से दूसरे पक्ष को फोन करते देखा। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसके पिता ने फोन कर दिया। डर कितना भयानक है। यह महिला बॉस है जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता। रवि देसाई ने अरूप देसाई को एक के बाद एक डांट लगाए। अरूप देसाई का रंग अत्यंत कुरूप हो गया, मानो वह खाना खा रहे हों। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि आप बिरला ग्रुप कोलकाता से हैं। अरूप देसाई डर गए और उन्होंने प्रिया नायर से माफी मांगी। वह बिना माफी मांगे ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पिता ने कहा था कि अगर वह दूसरे पक्ष से माफी नहीं मांग पाया तो उसे वापस जाने नहीं दिया जाएगा और उसे कार में ही सोना पड़ेगा। अरूप देसाई जानता था कि उसके पिता जो कह रहे थे उसका मतलब वही था। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। अरूप देसाई की आवाज ऊंची और गंभीर थी, लेकिन इससे उनके आसपास के लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है, क्या हो रहा है? इस आदमी ने अचानक माफी क्यों मांगी? बिरला ग्रुप कोलकाता? कौन सा बिरला ग्रुप कोलकाता? क्या ये विदेशी लड़की बिरला ग्रुप कोलकाता से है? मैं जाऊंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी माफी मांगना चाहता है। ये कठिन समय है। उनके आसपास के लोगों की ओर से आश्चर्य भरी आवाजें आने लगीं। क्या तुमने मुझे अभी नहीं कहा था कि जब मैं वहां से आज जा रहा था तो मैं तुम्हें डैडी कहूं? क्या हुआ? आज रात तुम्हारे घर चलने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं एक रात तुम्हारे साथ रहूं? अरूप देसाई की बातें सुनकर प्रिया नायर की हंसी फूट पड़ी। हिम्मत मत करो, मैं गलत था, अभी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें खलनायकों की गलतियां याद नहीं रहती, माफ कर दो। अरूप देसाई थोड़ा घबरा गए और उन्होंने प्रिया नायर से क्षमा मांगते हुए कहा। छी, कायर, यहाँ से चले जाओ, अब मुझे दोबारा देखने मत देना। प्रिया नायर ने फिर उस आदमी को घूरा और ठंडे स्वर में कहा। हाँ हाँ, मैं अभी बाहर निकल जाऊंगा। अरूप देसाई ने तुरंत सिर हिलाया। भनभनाना अरूप देसाई कार में बैठ गए, लेकिन कार चलने से पहले ही पीछे से कार की गर्जना की आवाज आई। पीछे से मैंने देखा कि एक काली लैम्बोर्गिनी कार सीधे मेरे ऊपर आ रही है। कार की काली रेखाएं और सुव्यवस्थित बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी फरारी से कई सड़कों से चूक गया था। क्या ये लैम्बोर्गिनी जहर है? अरूप देसाई ने सहज ही इस कार को पहचान लिया। ये वही मॉडल था जिसका उन्होंने सपना देखा था लेकिन पा नहीं पाए। अरूप देसाई एकदम से चौंक गए। लैम्बोर्गिनी का जहर दुनिया भर में 10 से अधिक इकाइयों तक सीमित है। देखो, एक और स्पोर्ट्स कार आ रही है। यह एक लैम्बोर्गिनी है। जहर, जहर। 30 मिलियन से ज्यादा लैम्बोर्गिनी जहर। वह फिर कौन सी अमीर दूसरी पीढ़ी है? ये कार बहुत सुंदर है। इस लैम्बोर्गिनी पॉइजन को देखकर न केवल अरूप देसाई हैरान थे बल्कि उनके आसपास के लोग भी हैरान थे। अगले ही पल लैम्बोर्गिनी पॉइजन सीधे अरूप देसाई की फरारी के सामने आकर रुकी। कार की खिड़की खुली और एक खूबसूरत चेहरा सामने आया जो एक युवक का था। सुंदरी, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। लैम्बोर्गिनी पॉइजन चला रहे युवक ने गोरी विदेशी सुंदरी से कहा।
जब सबने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। क्या ये बातचीत शुरू करने का एक और तरीका है? निर्देशक आदित्य। प्रिया नायर ने जब आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी तो चौंक गईं। आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दे रही आवाज़ से ज़्यादा अलग नहीं थी। हाँ, कार में बैठो। आदित्य वर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। प्रिया नायर ने भी सिर हिलाया और एक चमकदार और अद्भुत मुस्कान दिखाए। इसके तुरंत बाद ना ने सामान रखने का कमरा बंद कर दिया और कार में बैठ गई। लानत है, लानत है। अरे, क्या तुम इस पर बैठे हो? जब ये सेक्सी और आकर्षक विदेशी महिला लैम्बोर्गिनी की यात्री सीट पर बैठी, चारों ओर अचानक बकवास जैसी आवाज़ें गूंजने लगीं। अरे, ये वही है जो इस पर बैठा है। इस विदेशी लड़की ने तो अभी अभी रोंगचूंग ग्रुप के अरूप देसाई को भी मारने की हिम्मत की। अब क्या हो रहा है? क्या यह आदमी लैम्बोर्गिनी वेनेनो चला रहा है? कार बेहतर है या ये लड़का अधिक सुंदर है? वह फरारी नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी वेनेनो चलाते थे। थप्पड़ कहाँ है? सबकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वे दोनों बातचीत करने गए, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अलग थे। क्या ये वही है? इस समय अरूप देसाई की भी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने आदित्य वर्मा को पहचान लिया। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने उसकी प्रेमिका को चुराया था? उसने पहले भी नेहा कपूर का पीछा किया था और अपने पिता से नेहा कपूर के माता पिता को सनशाइनी होटल में रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा था, लेकिन ये लड़का अचानक प्रकट हुआ और उन्हें ये कहते हुए छीन लिया कि वह नेहा कपूर का प्रेमी है। और तो और, इस आदमी की पहचान भी कमाल की है। वह यहां ग्रुप का शेयरधारक और कार्यकारी अध्यक्ष है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। ये वह कैसे हो सकता है? क्या वह याकिंग की पीठ पीछे किसी और औरत की तलाश कर रहा है? ये बहुत घटिया है। अरूप देसाई भी स्तब्ध और सदमे में थे। नहीं, मुझे याकिंग से कहना होगा कि उसे बता दे कि ये लड़का बाहर किसी विदेशी लड़की को ढूंढ रहा है। तब तक नेहा कपूर इस लड़के से ब्रेकअप जरूर कर लेगी और फिर मुझे एक और मौका मिलेगा। अरूप देसाई मन ही मन सोचते रहे। भनभनाना कार की गर्जना फिर से गूंजी और मैंने देखा कि मेरे सामने लैम्बोर्गिनी वेनेनो कार एक खूबसूरत विदेशी महिला को लेकर तेजी से भाग रही है। मिस्टर आदित्य, आप इतने अद्भुत हैं कि आप लैम्बोर्गिनी वेनेनो भी खरीद सकते हैं। प्रिया नायर लैम्बोर्गिनी वेनेनो पर उत्साहित होकर आदित्य वर्मा से कहने से खुद को नहीं रोक सकी और मन ही मन बहुत हैरान हुई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह दुनिया की 10 से अधिक लैम्बोर्गिनी वेनेनो कारों का सीमित संस्करण था और यह ऐसी कार नहीं थी जिसे पैसे से खरीदा जा सके। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी यह कार खरीद सकता है। वह बिरला समूह कोलकाता के नंबर 1 शेयरधारक होने के योग्य हैं। हे, ये तो बस एक कार है, कुछ खास नहीं। प्रिया नायर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा और अनजाने में बगल में बैठे असिस्टेंट की तरफ देख लिया। आदित्य वर्मा मन ही मन व्याकुल हुए बिना नहीं रह सके। लानत है, यह आकृति बहुत ही हॉट है। लंबी टांगें, गोरी त्वचा और खूबसूरत रूप रंग, खासकर प्रिया नायर का दिमाग बहुत बढ़िया है। और प्रिया नायर ने वास्तव में इसे पहनने की हिम्मत की है और उनका अधिकांश डी उजागर है। फुफकार आदित्य वर्मा ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बहुत लुभावना है। वैसे आदित्य वर्मा भी एक सामान्य आदमी है। सौभाग्य से आदित्य वर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह स्थिर है। प्रिया नायर ने सहज ही आदित्य वर्मा की आंखों पर ध्यान दिया और उनके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वह अपने फिगर और रूप रंग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थीं और कोलकाता स्थित बिरला ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक भी बहुत अच्छी लग रही थीं। शायद मैं उसे नीचे ले जा सकता हूँ। इस समय प्रिया नायर के दिल में सचमुच ऐसा ही विचार आया। मिस्टर आदित्य, क्या हम आपके घर जा रहे हैं? मैं उस जगह से अनजान हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके पीछे ही आ सकता हूँ। प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा से फिर कहा और उनका रूप सचमुच आत्मा को झकझोर देने वाला था। या आपको किसी होटल में रुकना चाहिए, कैसा रहेगा? आदित्य वर्मा को अचानक फिर से यही ख्याल आया। और हाँ, उनके विला में पहले से ही ये शियून मौजूद है और उनके बगल में नेहा कपूर भी हैं। अगर वो प्रिया नायर को वापस ले लेते हैं तो मुझे डर है कि उनकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। इसलिए आदित्य वर्मा ने कुछ देर के लिए अपना इरादा बदल दिया। प्रिया नायर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन फिर कमजोरी से बोलीं, होटल? मिस्टर आदित्य, मैं आपका निजी सहायक हूँ। मैं न सिर्फ काम में अच्छा हूँ, बल्कि अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं कर सकता हूँ। प्रिया नायर तो बहुत सीधी थीं।
उन्होंने आदित्य वर्मा की छाती को छुआ और उन पर झुक गईं। वाह मिस्टर आदित्य, आप तो बहुत मजबूत हैं। प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा को मोहक दृष्टि से देखा और अपनी जीभ चाटी। लानत है, प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा को थोड़ा अस्वाभाविक बना दिया है। और आदित्य वर्मा ने दूसरे के कपड़ों के कॉलम में झांका। बड़ा सफेद खरगोश, जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर, इसे न देखना व्यर्थ है। अरे विदेशी महिलाएं, क्या वे इतनी खुली हैं? मैं इतना साधारण इंसान नहीं हूँ। हम पहली बार मिल रहे हैं। चलो होटल चलें। यदि यह विला में है तो आदित्य वर्मा को वास्तव में डर है कि वह अपनी स्थिति खो देंगे। खैर, ये ड्राइविंग है, आदित्य वर्मा ने कहा, एक हाथ से ड्राइविंग, और लैम्बोर्गिनी वेनेनो तुरंत सनशाइनी होटल में चला गया। 20 मिनट बाद लैम्बोर्गिनी वेनेनो सनशाइनी होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंची। भाड़ में जाओ, यह एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो है। यह अमीर दूसरी पीढ़ी कौन है? यात्री सीट पर बैठी विदेशी लड़की को देखो। अमीर लोग सचमुच मौज मस्ती करना जानते हैं। वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। आसपास के लोगों की ओर से चीखें निकल आईं। अगले ही पल आदित्य वर्मा और प्रिया नायर सीधे कार से बाहर निकल गए। दरवाजे पर इंटरकॉम पकड़े सूट पहने एक व्यक्ति ने जब ये दृश्य देखा तो वह चौंक गया, खासकर जब उसकी नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी तो उसका दिल और भी ज्यादा चौंक गया। भाड़ में जाओ मिस्टर आदित्य, यह आदमी होटल का लॉबी मैनेजर है। पिछली बार उसकी मुलाकात आदित्य वर्मा से हुई थी। यह उनके शांगला क्रीक होटल का असली मालिक और येहाव ग्रुप का शेयरधारक है। उसे यह चेहरा अच्छी तरह याद है। श्री आदित्य यहाँ हैं, श्री आदित्य यहाँ हैं। सभी लोग कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। लॉबी मैनेजर की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। उसने तुरंत इंटरकॉम पर आदित्य वर्मा के आने की सूचना दे दी। तब लॉबी मैनेजर तुरंत उनका स्वागत करने आया। नमस्ते मिस्टर आदित्य, मैं सुधीर हूँ, शांगला क्रीक होटल का लॉबी मैनेजर। हमने आपके लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट आरक्षित कर दिया है। सुधीर के चेहरे पर बेहद सम्मान भरा भाव था और उसने आदित्य वर्मा के बगल में खड़ी विदेशी महिला की तरफ देखा। वह चौंका और हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह मिस्टर आदित्य की औरत है, आप इसे लापरवाही से नहीं देख सकते। तुम्हें कैसे पता कि मैं होटल में रुका हूँ? आदित्य वर्मा दातांग मैनेजर की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने यह नहीं बताया था कि वे किसी होटल में ठहरे हैं। मिस्टर आदित्य, आप देर रात यहाँ आए और अपने साथ एक महिला साथी भी लाईं। आप यहाँ काम का निरीक्षण करने तो नहीं आए हैं ना? सुधीर सचमुच साहसी था। आदित्य वर्मा चौंक गए। लगता है इस आदमी ने कुछ गलत सोच लिया है। लेकिन उसने दूसरे पक्ष को फिर से कहते सुना, मिस्टर आदित्य, चिंता मत कीजिए, यह आपका अपना होटल है। ये बहुत सुरक्षित है। आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट हमेशा आपके लिए आरक्षित रहा है। इसके अलावा किसी को भी आपके कमरे की बुकिंग की जानकारी नहीं मिली है। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। यह आदमी क्या सोचता है कि वह क्या करने जा रहा है? मिस्टर आदित्य, मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा, लॉबी मैनेजर ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। इसलिए लॉबी मैनेजर ने प्रिया नायर का सामान लिया और उन दोनों को सीधे अंदर ले गया। नमस्ते श्रीमान आदित्य, ओबरॉय होटल में आपका स्वागत है श्रीमान आदित्य। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, होटल के कई वेटर और शिष्टाचार वाली महिलाएं पहले से ही एक पंक्ति में खड़ी थीं और आदित्य वर्मा को सम्मानपूर्वक पुकारने लगीं। ये दृश्य जब बगल में बैठी प्रिया नायर की आंखों में पड़ा तो वह फिर से चौंक गईं। श्री आदित्य आ रहा, क्या आदित्य वर्मा मानद अध्यक्ष नहीं हैं? और ओबरॉय होटल के इन कर्मचारियों के चेहरों पर सम्मानपूर्ण भाव देखकर प्रिया नायर को अचानक कुछ संदेह हुआ। जल्द ही आगे एक और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सूट पहने हौंफता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे कई लोग चल रहे थे। मिस्टर आदित्य, माफ कीजिए, मैं देर से आया हूँ। यह अधेड़ उम्र का आदमी होटल मैनेजर विनय रेड्डी था। उसने तुरंत आदित्य वर्मा से कहा, जाहिर है यह आदमी गाड़ी से भागा होगा। अभी अभी उसे खबर मिली कि आदित्य वर्मा होटल में आए हैं तो वह तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। होटल में उसका एक खास कमरा भी था। कभी कभी उसे काम बहुत देर तक करना पड़ता था, इसलिए वह वापस नहीं जाता था। नमस्ते श्रीमान आदित्य, विनय रेड्डी के पीछे खड़े कई लोगों ने भी आदित्य वर्मा को सम्मानपूर्वक पुकारा। कुछ नहीं, चलो सब चलते हैं, मैं बस उसके लिए कमरा बुक करने आया हूँ, आदित्य वर्मा ने हाथ हिलाकर हल्के से कहा।
विनय रेड्डी ने स्वाभाविक रूप से इस खूबसूरत विदेशी महिला को देखा और उनकी आंखें अचानक चौंक गईं। मिस्टर आदित्य होने के काबिल हैं। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार ईजकॉक्स ग्रुप की नेहा कपूर ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन इस बार आदित्य वर्मा अपने साथ एक और विदेशी महिला को भी ले आए, इसकी उम्मीद नहीं थी। निर्देशक आदित्य, कृपया अपना काम करने में संकोच न करें। विनय रेड्डी ने तुरंत आदित्य वर्मा को आश्वासन दिया। काम? आदित्य वर्मा फिर चौंक गए, लेकिन आदित्य वर्मा ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे तौर पर कहा, उसे ऊपर ले जाओ। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तभी आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर की ओर फिर से देखा। प्रिया नायर, तुम यहाँ अस्थायी रूप से रहोगी। अगर कुछ हुआ तो सीधे मुझे फ़ोन कर देना। आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर से फिर कहा। डायरेक्टर आदित्य, बहुत देर हो चुकी है, आज रात यहीं रुके तो कैसा रहेगा? प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। छोड़ो भी, मुझे कुछ और काम है। तुम इतने लंबे समय से विमान में हो, इसलिए अच्छी तरह आराम करो। शुभ रात्रि, मैं पहले निकल रहा हूँ। आदित्य वर्मा अविचलित रहे और वहां से चले जाने पर अड़े रहे। ठीक है, शुभ रात्रि। निर्देशक आदित्य, प्रिया नायर ने मन ही मन आह भरी, लेकिन उसने ऐसा करने पर जोर नहीं दिया। आदित्य वर्मा चले गए। प्रिया नायर ने विनय रेड्डी से फिर पूछा। प्रिया नायर बहुत उत्सुक थी। आप उन्हें मिस्टर आदित्य क्यों कहते हैं? विनय रेड्डी फिर चौंक गए जब उन्होंने अपने सामने खड़ी खूबसूरत विदेशी महिला से सवाल पूछा। क्या वह मिस्टर आदित्य की पहचान नहीं जानती? ये मिस्टर आदित्य वाकई कमाल के हैं। सामने वाले को तो उनकी पहचान भी नहीं पता और वो मिस्टर आदित्य के साथ सोना चाहता है, क्योंकि वह हमारे बॉस हैं। ये हाउ ग्रुप के नंबर 2 शेयरधारक और वैश्विक सीईओ हैं। विनय रेड्डी ने अचानक गहरी आवाज में कहा। क्या? विनय रेड्डी की बातें सुनकर प्रिया नायर फिर चौंक गईं। आदित्य वर्मा वास्तव में ये हाउ ग्रुप के बॉस हैं, ग्लोबल सीईओ। प्रिया नायर का दिल बहुत देर तक शांत नहीं रह सका। विनय रेड्डी प्रिया नायर को आदित्य वर्मा के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले गए। दूसरी ओर आदित्य वर्मा ने लैम्बोर्गिनी पॉइजन को मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में वापस चलाया। प्रिया नायर ने भी तुरंत वीचैट में लॉग इन किया और आदित्य वर्मा का वीचैट अकाउंट जोड़ दिया। अगले दिन प्रिया नायर मुंबई से भी परिचित हो गईं और यहां तक कि वे मुंबई बिरला समूह कोलकाता की शाखाओं का निरीक्षण करने भी गईं। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से नेहा कपूर की कुछ पहचान संबंधी जानकारी भी मांगी और फिर यह जानकारी प्रिया नायर को दे दी। प्रिया नायर के साथ यह बहुत कुशल है। केवल आधा दिन नेहा कपूर की जानकारी बिरला ग्रुप कोलकाता की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं से गुजर चुकी है। नेहा कपूर बिरला ग्रुप कोलकाता जियोजो कंपनी की महाप्रबंधक बनी। जहां तक नेहा कपूर कंपनी के अधिग्रहण की बात है तो इसमें अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन आदित्य वर्मा पहले ही बोल चुके हैं और बिरला ग्रुप कोलकाता में इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पूर्ण शक्ति। यही कारण है कि आदित्य वर्मा बिरला समूह कोलकाता में असाधारण हैं। 2 दिन और बीत गए। आदित्य वर्मा का फोन बजा और यह फैंग सिद्धार्थ का फोन था। नमस्ते। आदित्य वर्मा ने सीधे फोन का जवाब दिया। युवा गुरु, किलिन प्राचीन नगर में नीलामी आज रात होगी। फोन पर फैंग सिद्धार्थ की आवाज आई जो उस नीलामी के बारे में थी जो उन्होंने आदित्य वर्मा को पहले बताई थी। फैंग सिद्धार्थ की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का दिल अचानक द्रवित हो गया। क्या नीलामी शुरू होने वाली है? ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा, आदित्य वर्मा ने सीधा जवाब दिया। इस नीलामी में एक फाउंडेशन स्थापना गोली दिखाई देने की बात कही जा रही है। हालांकि आदित्य वर्मा को इस फाउंडेशन स्थापना गोली में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आदित्य वर्मा इसे देखना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी मुंबई से योद्धा आएंगे और अन्य स्थानों से भी योद्धा आएंगे। यह कोई साधारण नीलामी नहीं है, बल्कि विशेष रूप से योद्धाओं के लिए नीलामी है। आज रात किलिन प्राचीन शहर संभवतः बहुत जीवंत होगा। किलिन प्राचीन शहर, यह मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 1 या 2 घंटे की दूरी पर है। दोपहर को एक ऑडी कार सड़क पर तेज गति से चल रही थी, जिसमें आदित्य वर्मा ड्राइवर सीट पर था और एक सफ़ेद बिल्ली यात्री सीट पर बैठी थी। लैम्बोर्गिनी चलाना बहुत ही विशिष्ट होगा और लैम्बोर्गिनी में एक कम चेसिस है जो खराब सड़क की स्थिति वाले क्षेत्रों में ड्राइविंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए आदित्य वर्मा ने यहां दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना की नंबर 3 अधिकारी कार चलाई। जहां तक सफ़ेद बिल्ली की बात है, जब आदित्य वर्मा बाहर गए तो इस लड़के ने पहल करके उनके पास जाने की कोशिश की।
जाहिर है उसे पता था कि आदित्य वर्मा बाहर जा रहे हैं और वो उनके साथ जाना चाहता था। जल्द ही आदित्य वर्मा किलिन प्राचीन शहर में पहुंच गया। किलिन प्राचीन शहर को किलिन प्राचीन शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले एक किलिन पौराणिक जानवर यहाँ प्रकट हुआ था। किलिन प्राचीन शहर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है, सुंदर दृश्यों के साथ, और पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। किलिन प्राचीन शहर के केंद्र में एक विशाल प्राकृतिक झील है जिसके बीच में एक छोटा सा द्वीप है। झील के चारों ओर और इस छोटे से द्वीप पर प्राचीन इमारतें हैं। मोबाइल फोन पर फैंग सिद्धार्थ ने आदित्य वर्मा को दूसरे स्थान पर भेजा। आदित्य वर्मा ने उस स्थान पर नजर डाली और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि वह झील के बीच में एक द्वीप पर था। जब आदित्य वर्मा ने अपनी कार को किलिन प्राचीन शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित पार्किंग स्थल में पार्क किया तो उन्होंने भी देखा कि पार्किंग स्थल लगभग कारों से भरा हुआ था। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, पोर्श, बेंटले, यहाँ लग्जरी कारें एकत्र हैं और आप यहाँ कुछ बहुत ही प्रभावशाली लाइसेंस प्लेटें भी देख सकते हैं। समय समय पर कुछ लोग जो बहुत मजबूत दिखते थे या जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था, कुछ कारों से उतरते थे। योद्धाओं, आदित्य वर्मा ने एक नज़र में ही देख लिया कि ये लोग लगभग सभी योद्धा थे। हर जगह उनकी संख्या बहुत अधिक थी। ऐसा लगता है कि वे सभी इस नीलामी के लिए आए थे। आदित्य वर्मा बुदबुदाया, उसे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए हैं। लेकिन इसी समय कुछ ही दूर से एक आवाज आई जो स्पष्ट रूप से आदित्य वर्मा के कानों में पड़ी। अभी तो बहुत सुबह है, चलो बेटा, वहाँ प्राचीन वस्तुओं वाली गली में चलें। प्राचीन सड़क, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सुबह है। मैं वैसे भी खाली हूँ, इसलिए मैं टहलने जाऊंगा। आदित्य वर्मा ने इस प्राचीन सड़क के बारे में एक पिता और पुत्र से सुना, इसलिए आदित्य वर्मा ने इस प्राचीन गली को देखने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। एंटीक स्ट्रीट किलिन प्राचीन शहर की एक पुरानी सड़क है। यहाँ सभी दुकानें पुरानी वस्तुएं बेचती हैं। ये देखा जा सकता है कि इस प्राचीन सड़क पर बहुत सारे लोग हैं और यह बहुत जीवंत है। यद्यपि पहले यहाँ बहुत से पर्यटक खरीदारी करने आते थे तथा सस्ते दामों पर सामान खरीदने की चाहत रखते थे, परंतु आज इस प्राचीन सड़क पर बहुत से लोग आते हैं। आदित्य वर्मा जैसे लोग मूलतः शाम को नीलामी के लिए आए थे, और ये सभी लोग असाधारण हैं, या तो अमीर हैं या कुलीन। यहाँ तक कि आदित्य वर्मा भी देख सकते हैं कि इस सड़क पर हर जगह योद्धा नजर आते हैं। आदित्य वर्मा इस प्राचीन सड़क पर चले और सफ़ेद बिल्ली आदित्य वर्मा के कंधे पर बैठ गई, मानो कोई असली पालतू बिल्ली हो। इन प्राचीन वस्तुओं की दुकानों में बिकने वाली चीज़ें एक जैसी होती हैं, ज़्यादातर बोतलें और जार, चीनी मिट्टी के बर्तन, ज़ेड और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, और कुछ सुलेख और चित्रकारी वाले शब्द भी होते हैं। तरह तरह की अजीबोगरीब चीज़ें। आदित्य वर्मा कुछ देर तक इधर उधर टहलते रहे। अचानक आदित्य वर्मा की आंखें चमक उठी और आदित्य वर्मा का दिल हैरान हो गया। यह एक लाल रोशनी थी जो आदित्य वर्मा की आंखों में चमक उठी। ये रोशनी उसके बगल की एक दुकान से आ रही थी। आदित्य वर्मा ने इस दिशा में देखा तो एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में एक बड़ा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। शीघ्र संदेश। आदित्य वर्मा अचानक चौंक गए और मन ही मन खुश भी हुए। अप्रत्याशित रूप से मुझे यहाँ त्वरित संदेश भी मिल सकते हैं, इसे भूला नहीं जा सकता। आदित्य वर्मा सीधे दुकान में चले गए। दुकान में बहुत से लोग थे जो दुकान की चीज़ें देख रहे थे। बॉस, आपके हेयरपिन की कीमत कितनी है? मैंने सफ़ेद स्कर्ट पहने एक महिला को हाथ में ज़ेड रंग का एक हेयरपिन पकड़े देखा। यह एक नीला सफ़ेद हेयरपिन था जिस पर कुछ अजीबोगरीब डिज़ाइन उकेरे हुए थे। यह हेयरपिन पंख जैसा दिख रहा था और बेहद खूबसूरत लग रहा था। महिला ने तुरंत दुकान के मालिक से पूछा। सफ़ेद पोशाक वाली महिला के बगल में स्लेटी रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होना चाहिए। वह लगभग 50 या 60 साल का लग रहा है। वह महिला का पिता नहीं बल्कि नौकर जैसा लग रहा है। 5 लाख। दुकान मालिक की आवाज़ तुरंत सुनाई दी। वह भी चश्मा लगाए एक बूढ़ा आदमी था। वह इस समय काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पेंटिंग को देख रहा था। 5 मिलियन। बॉस, ये कैसा हेयरपिन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 5 मिलियन मांगने की? बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज़ में कहा, यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसे खरीद लें। यदि आप इसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसे नीचे रख दें। जब बूढ़े आदमी ने महिला की बातें सुनी
तो उसने महिला को घूरा और हल्के से कहा, आप। महिला गुस्सा होने वाली थी, लेकिन उसे यह हेयरपिन बहुत पसंद आया। याद। उसके बगल में बैठा भूरे वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी महिला पर चिल्लाया, लेकिन महिला को गुस्सा नहीं आया। आदित्य वर्मा, जो वहां आए थे, ने ये दृश्य देखा और उनके दिल में हल्की सी लहर उठी। इस महिला की पहचान कुछ असाधारण प्रतीत होती है। इस जमाने में भी उन्हें मिस कहा जाता है। वो किसी अमीर घराने की औरत लगती हैं। यह महिला सुंदर है। हालांकि उसका फिगर प्रिया नायर जितना अच्छा नहीं है, उसका चेहरा नेहा कपूर जितना शानदार नहीं है, और उसका स्वभाव ये शियुन जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह कुल मिलाकर बुरी नहीं है। अगर पूरा स्कोर 100 है तो ये 85 अंक से ज्यादा है। बॉस, मुझे ये हेयरपिन चाहिए। आदित्य वर्मा की आवाज तुरंत आई। 5 मिलियन, हालांकि बहुत महंगा है, लेकिन ये हेयरपिन खरीदने लायक है। क्योंकि सिस्टम में अभी जो संकेत दिखाई दिया है वह इस जेड हेयरपिन पर है। आदित्य वर्मा ने सीधे इस प्रॉम्प्ट पर क्लिक किया। सिस्टम ने आदित्य वर्मा के बैंक खाते से सीधे 200 रुपये काट लिए। पिछली बार आदित्य वर्मा द्वारा सिस्टम के बारे में शिकायत करने के बाद सिस्टम ने ये बदलाव किया है। अब कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक खास हेयरपिन है, इसे मिस न करें। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कृपया पर क्लिक करें। इसके बाद आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अधिक जानकारी पर क्लिक किया और बैंक कार्ड से सीधे 400 रुपये कट गए। अचानक आदित्य वर्मा स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ एक हेयरपिन ही नहीं, बल्कि एक चाबी भी है। ज़्यादा जानकारी के लिए पर क्लिक करें। दोबारा आदित्य वर्मा अवाक रह गए। ये व्यवस्था कभी नहीं रुकती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी कुल कीमत कितनी है? ऐसा नहीं है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, आदित्य वर्मा फिर से कहने से खुद को नहीं रोक सके। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने पुनः नीचे तीर पर क्लिक किया। आदित्य वर्मा के मोबाइल फोन पर फिर से टेक्स्ट मैसेज की आवाज़ सुनाई दी। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह सिस्टम से पैसे कटने की आवाज़ थी। आदित्य वर्मा देखने में बहुत आलसी थे। ये याओची गुप्त क्षेत्र की कुंजी है, जो याओची गुप्त क्षेत्र का द्वार खोल सकती है। यदि मेज़बान याओची गुप्त क्षेत्र खोल देता है तो उसे याओची गुप्त क्षेत्र का खजाना मिल जाएगा। सिस्टम की प्रॉम्प्ट ध्वनि अचानक बजी, लेकिन इससे आदित्य वर्मा फिर चौंक गए। याओची गुप्त क्षेत्र, ये पहली बार था जब आदित्य वर्मा ने ऐसा शब्द सुना था। राज भी खुल गया है। ये दुनिया वाकई थोड़ी अलग सी लग रही है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या सचमुच अमर प्राणी होते हैं? क्या वे हमेशा जीवित रह सकते हैं? आदित्य वर्मा अपने मन में यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सके। दुनिया में कौन है जो हमेशा जीना नहीं चाहता? लेकिन क्या सचमुच अमरता अस्तित्व में है? आदित्य वर्मा को पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सिस्टम आया, यह एक कल्टीवेटर और एक गुप्त क्षेत्र है, तो आदित्य वर्मा हिले बिना नहीं रह सके। मुझे ये हेयरपिन चाहिए, आदित्य वर्मा की आवाज़ निकली। आदित्य वर्मा पहले ही सफ़ेद पोशाक वाली महिला के सामने पहुंच गए और सीधे उसके हाथ से हेयरपिन ले लिया। इस अचानक दृश्य ने इस प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक को स्तब्ध कर दिया। उसने यूं ही कीमत बता दी, लेकिन महिला ने उसे नहीं खरीदा। लेकिन एक युवक अचानक प्रकट हुआ और हेयरपिन खरीदना चाहता था। क्या आपको यकीन है? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से आदित्य वर्मा की ओर देखा और फिर पूछा। ठीक है, आपका बैंक खाता नंबर क्या है? मैं सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, आदित्य वर्मा ने खुश होकर कहा। बूढ़े आदमी ने सीधे एक बैंक कार्ड निकाला। यह उसका बैंक खाता नंबर था। उसके बगल में सफ़ेद पोशाक में एक महिला का सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और वह लगभग लाल हो गई थी। यह मेरा हेयरपिन है। मुझे सबसे पहले इससे प्यार हो गया था। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा। 5 मिलियन तो बस 5 मिलियन ही होते हैं। मुझे ये चाहिए। यांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा को घूर कर देखा और कहा, इस महिला का नाम यांग टिंगटिंग है। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा ने पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया था, अपना बैंक खाता नंबर डाला था और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। बॉस, कृपया जांच लें, पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। ये हेयरपिन मेरा होना चाहिए, है ना? आदित्य वर्मा ने बूढ़े आदमी से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर जांच की और फिर सिर हिलाया। अच्छा, ये हेयरपिन तुम्हारा है। आदित्य वर्मा ने सफ़ेद पोशाक वाली महिला की ओर फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मुझे माफ़ करना, आप बहुत देर से आए, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। तुम कैसे नासमझ हो सकते हो?
तुम कौन हो? मुझे हेयरपिन दो। यही तो मेरी पहली दिलचस्पी थी। अगर तुम मेरी चीजें चुराने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम जीना नहीं चाहते? आदित्य वर्मा की आवाज सुनकर यान टिंगटिंग को लगा जैसे वो गुस्से से फट पड़ेगी। उसने आदित्य वर्मा को घूरा और ठंडी निगाहों से कहा, मानो मार डालने को आतुर हो। यान टिंगटिंग दानव शहर में यान परिवार की आंखों का तारा है। जब से वह छोटी थी कोई भी उसकी चीजें चुरा नहीं सका। लेकिन आज ये लड़का जो अचानक उसके सामने आया, उसने वास्तव में उस होस्टा को छीन लिया जिसमें उसकी रुचि थी, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकी। यान टिंगटिंग इतनी गुस्से में थी कि उसे लगा कि उसकी छाती फट जाएगी, और उसने आदित्य वर्मा को गुस्से से देखा। ये तुम्हारा नहीं है। ये डकैती कैसे हो सकती है? मैंने इसे मालिक से खरीदा है, इसके लिए भुगतान किया है और इसे वितरित किया है। क्या आप उचित व्यवहार कर सकते हैं? आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा। इतना कहने के बाद आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष की बात को नजरअंदाज कर दिया, हेयरपिन को सीधे अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुमने मुझसे पूर्वी हवा छीन ली है, तुम ऐसे ही कैसे जा सकते हो? लेकिन इस समय यान टिंगटिंग के मुंह से फिर से एक ठंडी आवाज आई। आदित्य वर्मा के सामने पहले से ही एक आकृति खड़ी थी। यह कोई और नहीं बल्कि भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी था जो यान टिंगटिंग का पीछा कर रहा था। लड़के, अगर तुम ये हेयरपिन उस महिला को वापस कर दोगे तो हम तुम्हें 5 मिलियन दे सकते हैं। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आदित्य वर्मा के सामने खड़ा हो गया और सख्ती से बोला। बूढ़े आदमी के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। योद्धा, ये धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति जन्मजात योद्धा है, बहुत मजबूत। लेकिन आदित्य वर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। अंदर आते ही उन्हें पता चल गया कि न सिर्फ धूसर वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी जन्मजात योद्धा था, बल्कि सफ़ेद वस्त्र पहने महिला भी योद्धा थी, बस उसे अर्जित किया गया था। वह सिर्फ एक योद्धा था और आदित्य वर्मा ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर मैं इसे नहीं दूं तो क्या होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मार डालोगे? हालांकि आदित्य वर्मा ने एक बेईमान नज़र से शांति से कहा, तुम्हें मारना थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, लेकिन तुम्हें नष्ट करने में कोई समस्या नहीं है। भूरे वस्त्रधारी वृद्ध ने आदित्य वर्मा से फिर तीखे स्वर में कहा। चाचा जियांग, उसके साथ बकवास मत करो, मुझे उसे नष्ट करने दो। लानत है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपमानित करने के परिणामों को जानें। उसके बगल में सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने फिर से गुस्से से कहा। हाँ, भूरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी और सीधे कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। इस पल आदित्य वर्मा का चेहरा अभी भी बेहद शांत था। हो, आदित्य वर्मा के कंधे पर सफ़ेद बिल्ली ने एक भयंकर रूप बनाया। उसके सामने बूढ़ी औरत को एक दंतहीन मुस्कुराहट के साथ घूरा और एक धीमी दहाड़ लगाई, मानो कह रही हो, अगर तुमने इस तेंदुए के मालिक पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगी। आदित्य वर्मा ने जब ये दृश्य देखा तो उसका दिल फिर से धड़क उठा। ये सफ़ेद बिल्ली उसका बहुत ख्याल रखती थी और वह बड़ा होकर कभी भी उसके लिए कुछ कर सकता था। यह मेरी दुकान है, कोई विवाद हो तो जाकर सुलझा लो। लेकिन इसी समय एक आवाज़ फिर आई और वह प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक की थी। और जैसे ही बूढ़े व्यक्ति का शरीर बाहर आया, वास्तव में बूढ़े व्यक्ति के शरीर से अनायास ही एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जन्मजात योद्धा। धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी की आभा को महसूस करके चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक भी उसकी तरह जन्मजात योद्धा है। अगर उसने सचमुच कार्रवाई की भी तो भी उसे प्रतिद्वंद्वी को हराने का भरोसा नहीं था। इस समय यान टिंगटिंग का रंग भी बहुत बदसूरत हो गया था। ऐसा लगता है कि हम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम देखेंगे, तुम भाग नहीं सकते। यान टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा को फिर से ठंडेपन से देखा, सख्ती से कहा और फिर अपने बगल में ग्रे रंग के वस्त्र में बैठे बूढ़े आदमी से कुछ कहा। चाचा जियांग, चलो बाहर चलें। तब से यान टिंगटिंग और ग्रे बागे में बूढ़ा आदमी सीधे बाहर चले गए। बेटे, खुद सावधान रहना, मैं बाहर तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। यह हेयरपिन बहुत ही असाधारण होना चाहिए, इसलिए इसे दूसरों से छीन मत लेना। दुकान के मालिक ने आदित्य वर्मा से फिर कहा कि यह होस्टा उनके पास कई सालों से है। उन्हें लगता है कि यह होस्टा पुराना और बहुत खास है। उन्होंने इसे काफ़ी समय तक पढ़ा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसमें क्या खास है। अब जब आदित्य वर्मा ने इसे खरीद लिया है तो उनके अनुसार शायद ऐसा होना ही था।
उनके सामने खड़ा युवक बहुत ही अजीब लग रहा है और उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वह भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। ये पहली बार था जब उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। हाँ, शुक्रिया बॉस, चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। आदित्य वर्मा ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत कुछ भी कहना बंद कर दिया। आदित्य वर्मा सीधे बाहर चले गए। बाहर सफेद पोशाक वाली महिला और भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, होस्टा को सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। यान टिंगटिंग ने फिर से ठंडी आवाज में आदित्य वर्मा से कहा। मैं थिएटर गया हूँ, वह वास्तव में एक जन्मजात योद्धा है। मुझे डर है कि यह बच्चा बहुत दुखी होगा। होस्टा? कौन सा होस्टा? ये दृश्य जब आसपास के लोगों की नज़र में आया तो उन्हें तुरंत झटका लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, वे बस इस दृश्य को दिलचस्पी से देखते रहे। हाँ, अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें, ये सब बकवास कहाँ है। हालांकि अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। आदित्य वर्मा फिर हल्के से हंसे, उनकी आवाज़ अहंकार से भरी हुई थी। धिक्कार है अंकल जियांग, उसे नष्ट कर दो। जब यांग टिंगटिंग ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह फिर से क्रोधित हो गई और तुरंत बोली। हाँ, भूरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया और उसका शरीर अचानक एक शक्तिशाली जन्मजात योद्धा की शक्ति से भर गया जो आदित्य वर्मा पर हमला करने के लिए तत्पर था। लेकिन इस समय क्या आप उसे हिलाने की कोशिश कर सकते हैं? अचानक आसमान में एक ठंडी आवाज गूंजी। बूम! एक शक्तिशाली शक्ति अचानक उतरी और इस क्षण दर्शकों में हर किसी को, चाहे वे योद्धा थे या जन्मजात साधक, दमन की भारी भावना महसूस हुई। सभी लोग भयभीत होकर एक दिशा में देखने लगे। ताओवादी पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर एक असाधारण गति से भर गया। इसके अलावा उसने एक कदम भी नहीं उठाया, मानो उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित कर लिया हो, मानो वह सभी के दिलों पर कदम रख रहा हो। अवसाद! अचानक सबके दिलों में उदासी की भावना पैदा हो गई। कितनी शक्तिशाली गति है! क्या यह एक किसान है? हे भगवान, ये निश्चित रूप से एक कल्टीवेटर है। यहाँ तो किसान भी है। आसपास के लोगों की ओर से स्तब्ध आवाजें आने लगीं। आदित्य वर्मा ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा और मुस्कुराए। इसे स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके आदमी यहाँ हैं। ताओवादी वेशधारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से फैंग सिद्धार्थ, अमर सिद्धार्थ थे। उन्होंने आदित्य वर्मा के साथ एक आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे ताकि आदित्य वर्मा उन्हें कभी भी कहीं भी आत्मिक संदेश भेज सकें। आदित्य वर्मा ने ही उन्हें अभी आने के लिए कहा था। सिद्धार्थ इम्मोर्टल सीधे आदित्य वर्मा के सामने चले गए और फिर सफ़ेद कपड़े वाली महिला और भूरे रंग के कपड़े वाले बूढ़े आदमी को देखा। तुम उसे हिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? सिद्धार्थ अमर ने उन दोनों से उदासीनता से कहा, उनके शब्दों में प्रभुत्व का भाव था। सिद्धार्थ अमर की बातें सुनकर भूरे रंग का बूढ़ा आदमी अचानक बेहद बदसूरत हो गया और उसके बगल में सफ़ेद रंग की महिला भी पीली पड़ गई। माफ़ करना, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। अब हम चलेंगे। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा। उसे झुकना पड़ा, उसे झुकना पड़ा। उसने जल्दी से माफ़ी मांगी और महिला को खींच लिया। आदित्य वर्मा ने उसे नहीं रोका। सिद्धार्थ अमर यहाँ था और वह लड़ नहीं सका। यह मामला खत्म हो गया। चलो चलें, युवा स्वामी, नीलामी शुरू होने वाली है। नीलामी शुरू होने वाली है, तो फिर चलें। आदित्य वर्मा ने ताओवादी सिद्धार्थ से सीधे कहा। फिर वे दोनों सीधे झील की ओर चल पड़े। झील के बीच में एक द्वीप है। उस द्वीप पर कुछ खास इमारतें हैं और नीलामी वहीं होती है। झील के किनारे नावें हैं जो झील के बीच स्थित द्वीप और किनारे के बीच आती जाती रहती हैं। दोनों के चले जाने के बाद, धिक्कार है, ये बहुत घिनौना है। मेरी चीज़ें मुझसे छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा। दूर से दो खूबसूरत आंखें आदित्य वर्मा की पीठ की ओर देख रही थीं। उनकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। अंकल जियांग, वह होस्टा ज़रूर अच्छी चीज़ होगी। आपको उसे वापस छीनने का कोई मौका ढूंढना होगा। यांग टिंगटिंग ने फिर से अपने बगल में बैठे भूरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी से कहा। मिस, चलो भूल जाते हैं। इस बच्चे के आसपास साधु हैं।
अगर मुझे अभी लगा कि वह व्यक्ति सही है तो वह लाओजुन पर्वत पर मास्टर सिद्धार्थ होना चाहिए। पता नहीं क्यों मास्टर सिद्धार्थ असल में इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं। उसके यहाँ होने से हमारे पास कोई मौका नहीं है। एक साधु को नाराज करना अच्छा नहीं है। भूरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी ने अचानक गहरी आवाज में कहा। भिक्षुओं का क्या? मेरे दादा भी भिक्षु हैं। मुझे अपने पिताजी को बताना होगा। यांग टिंगटिंग ने असहमति जताते हुए गर्व से कहा, उसका यांग परिवार दानव नगर का एक बड़ा परिवार है। उसके दादा पूर्वी दानव रक्षक सेना के एक उच्च पदस्थ सदस्य हैं। उसके पिता भी रक्षक सेना में सेवारत हैं और उसके 2 भाई भी जन्मजात योद्धा हैं। यांग परिवार की छोटी राजकुमारी होने के नाते बचपन से ही सभी ने उसकी रक्षा की, जिससे यांग टिंगटिंग का स्वभाव बिगड़ गया और वह बिगड़ैल हो गई। यांग टिंगटिंग की बातें सुनकर भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी आह भरी। युवती का स्वभाव देर सवेर परेशानी का कारण बनेगा। चलो चलें मिस, हम भी द्वीप पर चलें। लीरूपी और बाकियों को तो पहले ही ऊपर चले जाना चाहिए था। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने आगे बताया कि जिस लीरूपी की वह बात कर रहा था वह यांग टिंगटिंग के पिता थे। इस समय उनके और यांग टिंगटिंग के अलावा यांग टिंगटिंग के पिता भी यहाँ मौजूद थे और इस नीलामी में फाउंडेशन स्थापना की गोली पाने के लिए कृतसंकल्प थे। इसलिए वे दोनों भी सीधे झील के बीच स्थित द्वीप की ओर चल पड़े। एक ही समय पर एक के बाद एक गर्वित आकृतियां भी नावों पर सवार होकर झील के बीच स्थित छोटे से द्वीप की ओर बढ़ने लगीं। जल्द ही आदित्य वर्मा और मास्टर सिद्धार्थ झील के बीच स्थित टापू पर आ गए। झील के बीच में द्वीप के मध्य में एक विस्तृत वर्गाकार क्षेत्र में एक प्राचीन महल जैसी विशाल अंडाकार इमारत खड़ी है। आदित्य वर्मा ने देखा कि कुछ आकृतियां नाव से उतरकर एक के बाद एक इमारत की ओर बढ़ रही हैं। भवन के द्वार पर एक लंबा लाल कालीन बिछा हुआ था और अतुलनीय अहंकार तथा असाधारण स्वभाव वाले व्यक्ति सामने की ओर चल रहे थे। ये काफी जीवंत है। आदित्य वर्मा आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। वे सभी यहाँ फाउंडेशन स्थापना गोली के लिए हैं। उसके बगल में मास्टर सिद्धार्थ ने भी कहा, वैसे युवा गुरु, आपने मुझे उन अमृतों के बारे में बताया था जिनकी मुझे तलाश थी। मैंने खन्ना परिवार के संजय खन्ना से पूछा था। खन्ना परिवार के पास कुछ है लेकिन मात्रा ज्यादा नहीं है। अगर युवा गुरु इसे खरीदना चाहें तो मैं कीमत तय करने के लिए आगे आऊंगा। इसकी कीमत कम हो सकती है लेकिन हर पौधे की कीमत लाखों में होगी। मास्टर सिद्धार्थ की बातें सुनकर आदित्य वर्मा चौंक गए। कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैं पहले आपको 100 मिलियन ट्रांसफर करूंगा और यह मामला आप पर छोड़ दूंगा। आदित्य वर्मा ने सीधे मास्टर सिद्धार्थ से कहा। मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि मास्टर सिद्धार्थ इसका ध्यान रखने के लिए आगे आएंगे और मास्टर सिद्धार्थ सतह पर एक मजबूत भिक्षु हैं, इसलिए दूसरों को उन्हें कुछ सम्मान देना चाहिए चाहे कुछ भी हो। आदित्य वर्मा ने सीधे मास्टर सिद्धार्थ को 100 मिलियन ट्रांसफर किए और फिर उस बिल्डिंग की ओर चल पड़े। चलो चलें, चलो अंदर चलें। प्राचीन शहर नीलामी घर, यह इस इमारत का नाम है। दरवाज़ा, इस स्थान पर कुछ वर्दीधारी कर्मी पहरा दे रहे हैं और उनके कपड़ों पर प्राचीन शहर कानून प्रवर्तन लिखा हुआ है। आदित्य वर्मा ने फिर से थोड़ा संक्षेप में कहा, ये कानून प्रवर्तन अधिकारी वास्तव में योद्धा हैं। इसके बगल में एक टिकट खिड़की है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आइए और टिकट खरीदिए। एक व्यक्ति, एक टिकट, बस अंदर जाने के लिए अपना टिकट दिखाए। वहां लाउडस्पीकर की आवाज आ रही थी। वास्तव में आपको अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना होगा। आदित्य वर्मा सीधे 2 टिकट खरीदने गए और एक टिकट की कीमत वास्तव में 100,000 रुपये थी। यहीं से नीलामी घर वास्तव में पैसा कमाता है। जब आदित्य वर्मा और दोनों अंदर पहुंचे तो वहां पहले से ही हर जगह लोग मौजूद थे और सीटों की पंक्तियां पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। पूरी लॉबी में संभवतः 200 से 300 लोग थे और लोग अंदर आते रहे। इतने सारे बड़े लोग, वाह, लगता है सेना का कोई आदमी है। हाँ, वे वास्तव में सेना से हैं। वे दक्षिणी झिंजियांग गार्ड्स आर्मी से प्रतीत होते हैं। आगे चल रहा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दक्षिणी झिंजियांग गार्ड्स आर्मी का उपदूत प्रतीत होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेना के लोग भी आएंगे, लेकिन तभी दरवाजे पर कई लोग आ गए। वे सभी बेहद हटे कट्टे और ताकतवर थे और उनमें दृढ़ स्वभाव था। उन्होंने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और कुछ ने तो आश्चर्य से धीमी आवाज भी निकाली। ये लोग स्पष्ट रूप से सेना के सदस्य हैं और कुछ लोगों ने
उनकी पहचान ली है। ये दक्षिणी शिंजियांग गार्ड्स आर्मी के सदस्य हैं। मुखिया के रूप में बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति दक्षिणी शिंजियांग गार्ड्स आर्मी का उपसैन्य दूत है। शिंजियांग गैरिसन का चौथा व्यक्ति। दहुआ में 9 गैरिसन सेनाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा एक केंद्र। दक्षिणी शिंजियांग गैरिसन 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में से एक है। ये हैं पूर्वी दानव गैरिसन, पश्चिमी रेगिस्तान गैरिसन, उत्तरी हान गैरिसन और दक्षिणी शिंजियांग गैरिसन। दक्षिणी शिंजियांग गैरिसन के इन कुछ लोगों को अपनी सीटें तो मिल गईं, लेकिन वे अभी तक बैठे नहीं थे। दरवाजे पर एक और विस्मयादिबोधक ध्वनि हुई। कुणाल राठौर, लोंगशिंग माइनिंग का बॉस, सैकड़ों अरबों का मालिक, अरे मुंबई का सबसे अमीर आदमी। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। मैंने एक मोटे पेट वाले भूमध्य सागरीय आदमी को अंदर आते देखा। वह लंबा था और उसका पेट भी बड़ा था, मानो वह 7-8 महीने का गर्भवती हो। उसके गले में एक बड़ी सोने की चेन भी थी। वह एक नवधनाढ्य व्यक्ति की तरह दिखता था। ये भूमध्य सागरीय व्यक्ति मुंबई में एक खनन समूह का सीईओ और मुंबई का सबसे अमीर आदमी था। वह बहुत प्रसिद्ध था। देखो, सैन्य जिले से और भी लोग हैं। वे ईस्ट डेमन गैरिसन आर्मी से लग रहे हैं। वे दानव शहर के यांग परिवार के लोग हैं। मुख्य व्यक्ति यांग लीरूपी प्रतीत होता है। पीछे देखो, हमारी दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना भी आ गई है। यह अंकित सेन है, हमारी दक्षिण पश्चिम गैरिसन सेना के सैन्य अधिकारी। बड़े लोग, वे सभी बड़े लोग हैं। वह आदमी कौन है? वह बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। वह वास्तव में ईस्ट डेमन गैरिसन आर्मी के यांग लीरूपी से बात कर रहा है। बेशक वह ताकतवर है। मैंने अभी सुना है कि यह आदमी जिंगहुआ से है। उसका उपनाम जो लगता है। जो जिंगहुआ के खन्ना परिवार से। इस समय एक असाधारण रूप रंग वाला युवक यांग लीरूपी से बात कर रहा था। यांग लीरूपी के बगल में यांग टिंगटिंग अपनी खूबसूरत आंखों में चमक लिए उस युवक को देख रही थी। वह जिंगहुआ में खन्ना परिवार का वैध पुत्र है, संजय खन्ना। वह खन्ना परिवार की युवा पीढ़ी का नेता है। वह नींव रखने के लिए भी यहाँ है। आदित्य वर्मा के पास, सत्य पुरुष सिद्धार्थ ने आदित्य वर्मा से कहा। आदित्य वर्मा ने इस लड़के को देखा और पाया कि वह काफी सुंदर है, लगभग 70% उतना ही सुंदर जितना वह स्वयं है। विस्मयकारी ध्वनियां लगातार गूंजती रहीं और समय समय पर कुछ लोग नीलामी घर के दरवाजे पर आ जाते, जिससे काफी हलचल मच जाती। आज सभी बड़े लोग इकट्ठे हुए। तुम वहां जाओ, मैं अकेला रहूंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे बात करूंगा। आदित्य वर्मा ने मास्टर सिद्धार्थ से पुनः कहा। कम प्रोफाइल रखना ही बेहतर है। मास्टर सिद्धार्थ एक साधु हैं। साथ खड़े होने पर वे इतने आकर्षक लगते हैं कि उन्होंने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मास्टर सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और सीधे संजय खन्ना की ओर चल पड़े। वरिष्ठ सिद्धार्थ, आप कहाँ चले गए थे? मुझे लगा कि आप अंदर नहीं आए। मास्टर सिद्धार्थ पास आए और संजय खन्ना ने तुरंत कहा, मैं सड़क पर एक जूनियर से मिला और कुछ देर तक बातचीत की। मास्टर सिद्धार्थ ने शांति से कहा, आइए सीनियर सिद्धार्थ, मैं आपका परिचय कराता हूँ। मैं यांग लीरूपी हूँ, जो डेमन सिटी के यांग परिवार से हैं और ईस्ट डेमन गार्ड्स की सदस्य भी हैं। मैं मिस यांग टिंगटिंग हूँ। संजय खन्ना ने तुरंत उन्हें मास्टर सिद्धार्थ से पुनः मिलवाया। इस समय यांग लीरूपी और सामने खड़े यांग परिवार के अन्य लोगों ने संजय खन्ना की आवाज़ सुनी और अपना ध्यान मास्टर सिद्धार्थ की ओर लगाया। यांग लीरूपी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। भतीजा जो, ये कौन है? एक जन्मजात योद्धा होने के नाते यांग लीरूपी ने स्वाभाविक रूप से गुरु सिद्धार्थ के पारलौकिक स्वभाव को महसूस किया। उसकी आंखों में बड़ी लहरें उठीं और उसने तुरंत पूछा, लाओजुन पर्वत के मास्टर सिद्धार्थ, एक सच्चे ताओवादी गुरु? संजय खन्ना ने फिर सीधे कहा, पिताजी, ये वही थे जिन्होंने उस व्यक्ति की रक्षा की थी जिसने मेरा होस्टा चुराया था। उसके बगल में यांग टिंगटिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। उसने मास्टर सिद्धार्थ के चेहरे की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। जब यांग लीरूपी ने अपनी बेटी की बातें सुनी तो उनकी अभिव्यक्ति फिर से तनावपूर्ण हो गई। उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उनका दिल अचानक से धड़क उठा। उसने अपने सामने मास्टर सिद्धार्थ की आंखों से एक तेज धार फूटती देखी। यांग लीरूपी ने चुपके से कुछ बुरा कहा। चुप रहो। यांग लीरूपी ने गुस्से में यांग टिंगटिंग को सीधे डांटा और फिर चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव के साथ मास्टर सिद्धार्थ की ओर देखा। मुझे माफ कर दो, गुरुजी।
मेरी छोटी बच्ची अज्ञानी है, कृपया मुझे माफ कर दो। बेशक मैं एक छोटी औरत के साथ बहस नहीं करूंगा। मास्टर सिद्धार्थ ने फिर शांति से कहा। वरिष्ठ सिद्धार्थ, क्या हो रहा है? जब संजय खन्ना ने ये दृश्य देखा तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गए। ओह, खरीदारी के कारण मेरी जूनियर को मिस यांग के साथ कुछ गलतफहमियां हो गई थीं। मास्टर सिद्धार्थ ने विस्तार में जाए बिना संक्षेप में कहा। संजय खन्ना ने कोई और सवाल नहीं पूछा। दूसरा पहलू, आदित्य वर्मा ने बस एक सीट ढूंढी और बैठ गए। भाई आदित्य वर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। लेकिन इस समय कई आंकड़े आदित्य वर्मा के पक्ष में आए और नेता ने आदित्य वर्मा से कहा। दूत लॉन्ग शेन। आदित्य वर्मा ने भी अपने सामने अंकित सेन की ओर देखा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे अंकल लॉन्ग कहिए। आप मेरे सबसे बड़े भाई के उपकारकर्ता हैं। अंकित सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ठीक है। आदित्य वर्मा दंग रह गए लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। इस बारे में अंकित सेन, आदित्य वर्मा ने महसूस किया कि वह काफ़ी अच्छा था। अंकित सेन और उनके साथियों ने एक खाली सीट ढूंढी और सीधे आदित्य वर्मा के बगल में बैठ गए। एक और क्षण बीत गया। चियोंगसम पहने एक महिला माइक्रोफोन लेकर मंच पर आई। यह महिला लंबी है, लंबे काले बालों वाली है और दिखने में भी नाजुक है। ऐसा लग रहा है जैसे वह 30 साल की हो। उसका आकर्षण देखते ही बनता है। मंच पर आते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं और सब रोमांचित हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध। प्रिय अधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों, प्रिय मित्रों, विशिष्ट अतिथियों, प्राचीन शहर के नीलामी घर में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी हूँ, आज की नीलामी की मेज़बान। ये सुंदर समर्थक अद्भुत है। इस खूबसूरत मेज़बान को कम मत आंकिए। अगर आपने सही सुना तो यह महिला इस नीलामी घर की सबसे चर्चित महिला है। वह नीलामी घर में हर चीज़ का ध्यान रखती है। इस प्राचीन शहर के नीलामी घर के पीछे कुछ लोग हैं। नंदिनी ने भी मंच पर आकर सबको चौंका दिया। मेरा मानना है कि हर कोई इंतज़ार करने के लिए अधीर है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और बस आज की नीलामी शुरू करूँगा। जैसे ही नंदिनी ने बोलना समाप्त किया, नीलामी शुरू हो गई। चलो पहला लॉट निकाल लें। तभी दो लोग एक बूथ को धक्का देते हुए आए। बूथ के ऊपर दरअसल गुवानयिन की एक मूर्ति थी। गुवानयिन की इस मूर्ति की एक अनूठी छवि है। ये कमल जैसे हाथों वाली गुवानयिन की एक सोने कांसे की खड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति राजकुमार की तरह सजी हुई है, गले में हार और मुकुट पहने हुए है और कमल पकड़े हुए है जो पवित्रता और महान भावना का प्रतीक है। यह आग की लपटों से जगमगा रही है। ये राजसी ढंग से खड़ी है और इसके किनारे पर व्यवस्थित चुन्नटें हैं। इसका आकर्षण जीवंत है और पहाड़ों को देखकर लगता है कि वे बहुत पुराने हैं। यह उत्तरी वेई राजवंश की एक गुवानयिन मूर्ति है। इसकी शुरुआती कीमत 5 मिलियन है। कीमत में प्रत्येक वृद्धि कम से कम 50,000 होगी। जिन वस्तुओं को नीलामी के लिए रखा जा सकता है उन्हें विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और वे निश्चित रूप से नकली नहीं होंगी। अचानक किसी ने एक संकेत उठाया। 5 लाख बार। नंदिनी ने तुरंत कहा, 5 लाख 1 लाख। इस समय किसी और ने एक साइन बोर्ड उठाया और 5.1 मिलियन का उल्लेख किया। 5 लाख 10 लाख बार। 5 मिलियन और 1 मिलियन 2 बार। 5 लाख 1 लाख 3 बार। सौदा हो गया। कमल के आकार के हाथों वाली गुवानयिन की यह सोने चढ़ाई वाली कांस्य प्रतिमा, इसे बाहर निकालने के 2 मिनट के भीतर ही फोटो खींच ली गई। ये तो बस एक शुद्धावर्धक है और बहुत से लोगों को इसमें कोई खास रुचि नहीं है। नीचे दूसरा भाग है। शीघ्र ही कमल के हाथों वाली गुवानयिन की खड़ी हुई सोने की परत चढ़ी कांस्य प्रतिमा को नीचे धकेल दिया गया और जो चीज़ पुनः उठाई गई वह एक कांस्य दर्पण था। ये तांग राजवंश में एक कुलीन महिला द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कांस्य दर्पण है। इसकी शुरुआती कीमत 500,000 है और बोली हर बार कम से कम 10,000 बढ़ाई जाएगी। जैसे ही नंदिनी की आवाज़ बार बार गूंजी, प्राचीन वस्तुएं नीलामी के लिए लाई गईं। हालांकि माहौल अभी भी थोड़ा शांत था। बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे और मुख्य आकर्षण आना बाकी था। मुझे नहीं मालूम कब एक महिला लाल कपड़े से ढकी एक ट्रे लेकर मंच पर आई। यह एक प्राचीन ब्रश है। इसकी सटीक आयु अज्ञात है, कम से कम 500 वर्ष से अधिक पुराना है और यह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। इसकी शुरुआती कीमत 500,000 है और बोली हर बार कम से कम 10,000 बढ़ाई जाएगी। नंदिनी की आवाज़ फिर से सुनाई दी। ट्रे पर लगे लाल कपड़े को खींचकर खोला गया।
यह एक काला ब्रश है जिसके पेन होल्डर पर खास डिज़ाइन बने हैं। ये थोड़ा पुराना और साधारण दिखता है, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा की आंखें अचानक चमक उठीं। इस समय आदित्य वर्मा के सामने एक बड़ा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रकट हुआ। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह संयोग से इस ब्रश पर था। शीघ्र संदेश फिर आया, आज सचमुच बहुत अच्छा दिन है। दूसरी टिप, ऐसा लगता है कि आज यहाँ आने का सही समय है। आदित्य वर्मा ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने सीधे ब्रश पर विस्मयादिबोधक चिन्ह पर क्लिक किया। फ़ोन पर फिर से नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। ये कटौती की आवाज़ थी। यह एक अनोखा ब्रश है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप और भी सुझाव पाना चाहते हैं तो कृपया पर क्लिक करें। क्या ये बकवास नहीं है? पहले से ही टिप्स हैं, ये तो असामान्य ही होगा, और क्या कहना है। आदित्य वर्मा अवाक रह गए और उन्होंने सीधे पुनः तीर पर क्लिक कर दिया। अचानक अधिक जानकारी मिली। ये पेन, जिसका वास्तविक नाम जज पेन है, एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है जो वर्तमान में सीलबंद अवस्था में है। ये टिप देखकर आदित्य वर्मा अचानक चौंक गए। यह एक जादुई हथियार निकला। यह एक उच्च कोटि का जादुई हथियार है। बस ये सीलबंद है। जादुई हथियारों को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सबसे शक्तिशाली चरम श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जादुई हथियार बहुत ही अनोखा होता है और उसकी विशेष क्षमताएं होती हैं। कुछ शरीर की रक्षा कर सकते हैं, कुछ जीवन को लंबा कर सकते हैं, कुछ सभी रोगों से प्रतिरक्षित कर सकते हैं और कुछ बुरी आत्माओं को भगा सकते हैं। कुछ जादुई हथियार साधकों की युद्ध क्षमता को सीधे तौर पर बढ़ा सकते हैं। आदित्य वर्मा को यह उम्मीद नहीं थी कि मंच पर रखा पेन वास्तव में एक अत्यंत जादुई हथियार है जिसे जज पेन कहा जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि यह एक सीलबंद जादुई हथियार है। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है और यह सही होना चाहिए। आदित्य वर्मा का हृदय लहरों से भरा हुआ था और वह उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सके। इसके अलावा ये केवल 500,000 है। यह एक साधारण प्राचीन वस्तु की कीमत है। जाहिर है नीलामी घर को भी नहीं पता था कि यह एक जादुई हथियार है। अगर उसे पता होता तो कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत करोड़ों में शुरू होती। जादुई हथियार असली खजाना होते हैं और इन्हें साधारण पैसों से भी नहीं आंका जा सकता। जैसे ही नंदिनी ने मंच पर बोलना समाप्त किया, एक स्थानीय तानाशाह ने फिर भी एक झंडा उठाया। 5,10,000। इस स्थानीय तानाशाह ने सीधे कीमत बता दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना साइन बोर्ड नीचे रखा, किसी और ने अपना साइन बोर्ड ऊपर उठा लिया। 5,20,000। स्थानीय तानाशाह बहुत शांत था और उसने फिर से अपना झंडा उठाया और चिल्लाया, 5,30,000, 5,50,000, 600,000। मैदान में बहुत सारे अमीर लोग थे और लाखों की रकम उनके लिए वाकई बहुत बड़ी बात थी। कई लोगों ने तुरंत बोली लगाई और इस प्राचीन ब्रश को पाना चाहा। कुछ मिनट बाद इस ब्रश की कीमत 1 मिलियन में नीलाम हुई थी। कुछ लोगों ने एक के बाद एक हार मान ली। ये बस एक पुराना ब्रश था और किसी को नहीं पता था कि यह किस युग का है। 10 लाख की कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा थी। बेशक ऐसे लोग भी थे जिन्हें इस छोटी सी रकम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें ये पसंद था और फिर भी उन्होंने बोली लगा दी। 1 लाख, 2 लाख। ये दृश्य देखकर नंदिनी मुस्कुराए और यही वह प्रभाव था जो वह चाहती थी। नीलामी की कीमत जितनी ज्यादा होगी, नीलामी घर उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा और उसे ज्यादा इनाम मिलेंगे। नीलाम की गई हर वस्तु पर उसे कमीशन मिलेगा। किसी और ने बोली लगाए, एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 बार, 1 लाख, 2 लाख। जब धर्मात्मा नंदिनी तीसरी बार हथौड़ा गिराने वाली थी, किसी और ने एक संकेत उठाया, 1 लाख, 3 लाख। एक क्षण के लिए सभी की नजरें ताओवादी पोशाक पहने एक व्यक्ति पर पड़ीं और उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये बात कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ जैनरेन था। और सिद्धार्थ जैनरेन ने सीधे 100,000 जोड़ दिए। स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा ने सिद्धार्थ जैनरेन से यही करने को कहा था। आदित्य वर्मा को ये पेन अवश्य मिलना चाहिए। अब समय लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए आदित्य वर्मा ने सीधे सिद्धार्थ जैनरेन को एक आत्मा संदेश भेजा जिसमें सिद्धार्थ जैनरेन को इसके लिए बोली लगाने के लिए कहा गया। जब सिद्धार्थ जैनरेन ने प्रस्ताव रखा तो अभी भी बोली लगा रहे कई लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ जैनरेन की पहचान ली। यह एक कृषक है, एक नींव बनाने वाला बलवान व्यक्ति है।
यदि आप इस प्राचीन वस्तु के लिए दूसरे पक्ष से प्रतिस्पर्धा करते हैं और दूसरे पक्ष को अपमानित करते हैं तो ये बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं है। इसलिए कई लोगों ने तुरंत ही हार मान ली। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसने अभी अभी 1.2 मिलियन की पेशकश की थी, ने ये दृश्य देखकर भौहें चढ़ा दी, लेकिन वह सिद्धार्थ जैनरेन को नहीं जानता था। उनकी पत्नी का परिवार एक विद्वान परिवार है और ससुर को अध्ययन के 4 खजाने जैसी चीजें बहुत पसंद हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों में उनके ससुर का जन्मदिन भी है। अगर वह ये प्राचीन कलम लाकर अपने ससुर को दे सकें तो ससुर को यह जरूर बहुत पसंद आएगा। उस समय ससुर जी खुश होकर उसे कंपनी के कुछ शेयर या 1-2 बिल्डिंग दे देंगे। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? तो यह अधेड़ उम्र का आदमी यह ब्रश खरीदना चाहता है और 1-2 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। उसके पास इस थोड़े से पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ में लिया हुआ चिन्ह पुनः उठाया। 1 लाख 4 लाख। उन्होंने इसमें 100,000 और जोड़ दिए। नंदिनी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का प्रस्ताव सुनकर दंग रह गई। यह आदमी सचमुच बहादुर है। क्या वह दूसरे पक्ष की पहचान नहीं जानता? नंदिनी दर्शकों में बैठे लोगों की पहचान जानती थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ताओवादी पोशाक पहने व्यक्ति एक साधक था और दर्शकों में वह अकेला व्यक्ति था। मजबूत नींव रखने वाले लोग वाकई बड़े लोग थे और पूरे दहुआ देश में ऐसे लोग मुट्ठी भर ही थे। ऐसे लोगों को तब तक नाराज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी न हो। एक समय में 10 लाख 4 लाख, नंदिनी ने सीधे कहा। इस समय सच्चे आदमी सिद्धार्थ ने भी अपने सामने बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और अधेड़ उम्र का आदमी बस उसे देखता रहा। गुरुजी, मैं शुक्सी के सोंग परिवार से यांग ताइपिंग हूँ। मेरे ससुर को ये पेन बहुत पसंद है। मेरे ससुर सोंग कियानशिंग हैं जो कियानशिंग समूह के हैं। क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ट्रूमैन सिद्धार्थ से कहा और सीधे अपना नाम और अपने ससुर का नाम बताया। उम्मीद है कि दूसरी पार्टी उसे कियानशिंग समूह की खातिर यह कलम देगी। कियानशिंग ग्रुप के सोंग कियानशिंग। माफ कीजिए, मैंने उनके बारे में नहीं सुना। अगर मैं आपको ये दे भी दूं तो क्या आप इसे अपने पास रख पाएंगे? हालांकि जब सिद्धार्थ जैनरेन ने सुना कि यांग ताइपिंग ने क्या कहा तो उसका चेहरा जम गया और उसने यांग ताइपिंग से गहरी आवाज में बात की। अनायास ही एक प्रबल आभा उत्पन्न हुई। इस क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। ज्यादातर लोग योद्धा थे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हों। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? क्या यह मौत की तलाश नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक किसान से चीजें छीनने की? क्या ये शौचालय में टॉर्च चमकाने जैसा नहीं है? क्या आप सिद्धार्थ जैनरेन को भी नहीं जानते? तुम्हें ये साहस कहाँ से मिला? क्या लियांग जिंगरू ने तुम्हें ये दिया? यांग तियानपिंग के पास से आवाजें आईं। इस समय यांग ताइपिंग का चेहरा अचानक बदल गया और वह बेहद हैरान हो गया। कृषक, दूसरा पक्ष वास्तव में एक किसान था। अरे यार, उसने तो दूसरे पक्ष से इसे देने के लिए कहा। क्या यह मृत्यु की तलाश नहीं है? यांग ताइपिंग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था और दूसरा पक्ष उसकी बातों से साफ तौर पर नाराज था। उस पर एक जोरदार दबाव पड़ा। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर फट जाएगा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसका जीवन दूसरे पक्ष के विचारों में था। ये बहुत डरावना था। नहीं नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। चूंकि असली व्यक्ति को यह प्राचीन ब्रश पसंद है, इसलिए मैं इसे असली व्यक्ति को दे दूंगा। ब्रश का भुगतान मैं करूंगा। यांग तियानपिंग भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया देखी थी और बहुत होशियार थे। उन्होंने तुरंत अपनी बात रखी और एक फैसला लिया, यानी वे ब्रश के पैसे देकर दूसरे पक्ष को दे देंगे। वे दूसरे पक्ष को नाराज नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छी चीज भी खरीदेंगे और उससे दोस्ती भी करेंगे। जब यांग ताइपिंग ने यह कहा तो असली व्यक्ति सिद्धार्थ भी दंग रह गया। यह आदमी सचमुच बहुत बुद्धिमान है, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष भुगतान करना चाहता है तो ऐसा क्यों न किया जाए।